हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है ऋतु चौधरी और मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ करंट अफेयर्स की क्लास, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। हाल ही में किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने फिन स्पार्क 26 नामक एक राष्ट्रीय स्तर का साइबर सुरक्षा हैकथॉन लॉन्च किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा? इनमें से किस बैंक ने फिन स्पार्क 26 नाम का एक राष्ट्रीय स्तर का साइबर सुरक्षा हैकथॉन जो है वो लॉन्च किया है? तो ये जो लॉन्च किया है ये है आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र। कौन से बैंक ने लॉन्च किया है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने इसे लॉन्च किया है। अगर हम बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी जो स्थापना है वो 1906 में हुई थी, 1906 में। वहीं हम बात करें पंजाब नेशनल बैंक की, तो 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1894, 1894। और उसके बाद हम बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो 1908 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1908 में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई थी ये आप कमेंट करके बताएंगे। आगे इससे संबंधित कुछ जानकारी है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने फिन स्पार्क 26 राष्ट्रीय स्तर का साइबर सुरक्षा हैकथॉन शुरू किया है। किस लिए इसे शुरू किया गया, क्या उद्देश्य है इसे शुरू करने का? तो डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा, साइबर फ्रॉड की रोकथाम और नवाचार, यानी कुछ नया, कुछ इनोवेशन करने के लिए को बढ़ावा देना, इसका मुख्य उद्देश्य है इसे शुरू करने का। हैकथॉन की थीम, यानी कि ये जो स्कीम है, ये जो शुरू की गई है फिन स्पार्क 26, इसकी अगर थीम की बात करें तो वो थीम क्या है? तो इसकी जो थीम है वो है सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ बैंकिंग। फिन स्पार्क हैकथॉन की जो थीम है वो आपको याद रखनी है, सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ बैंकिंग। इससे संबंधित कुछ जानकारी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? पुणे, महाराष्ट्र में है। और ये भारत सरकार के स्वामित्व वाला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। नेक्स्ट है, किस राज्य के प्रधानमंत्री के फैमिली केयर ट्रैकर, जिसे आप PMFCT शॉर्ट में कहते हैं, पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है? किस राज्य में प्रधानमंत्री के फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश? तो इसका जो आपका फैमिली केयर ट्रैकर है, इसका जो उद्घाटन हुआ है वो हुआ है गुजरात में। कहाँ हुआ है इसका उद्घाटन? इस पायलट प्रोजेक्ट का जो उद्घाटन है वो आपका गुजरात के अंदर हुआ है। इससे संबंधित कुछ जानकारी। पीएम फैमिली केयर ट्रैकर का पायलट प्रोजेक्ट गांधीनगर, गुजरात में शुरू किया गया है। गुजरात में भी कहाँ? गांधीनगर। ये प्लेटफॉर्म गर्भावस्था से 18 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा की डिजिटल निगरानी करेगा। साथ ही ये जो आपका प्लेटफॉर्म है, ये जो शुरू किया गया है, ये क्या करेगा? यानी कि जो बच्चे गर्भावस्था से ही और 18 वर्ष तक, यानी कि जन्म से 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं और जो गर्भावस्था की जो महिलाएं हैं, उनका भी साथ के साथ उनके स्वास्थ्य का, उनके पोषण का जो है ये डिजिटल तरह से निगरानी उनकी करेगा। ये बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर और आभा आईडी से जुड़ी यूनिक आईडी के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर सुनिश्चित करेगा। ये जो है ये बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर और आभा आईडी से जुड़ी एक यूनिक आईडी होती है, जिसके माध्यम से जो सरकारी योजनाएं हैं उनका जो लाभ है वो इन लोगों को देने का क्या करेगा? सुनिश्चित करेगा। अब ये आभा है क्या? व्हाट इज आभा? ABHA, A B
ये क्या है? तो ये एक डिजिटल आईडी है। ये एक डिजिटल आईडी है जो शुरू की गई है भारत सरकार के द्वारा। डिजिटल हेल्थ आईडी है जो भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसका पूरा नाम क्या है? तो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। ब्लू कलर नहीं, रेड से ही। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, ये है इसका पूरा नाम। और उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो जो उद्घाटन है वो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इस पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया है? अमित शाह ने किया है। इसके तहत प्रत्येक बच्चे के लिए हेल्थ पासपोर्ट जारी किया जाएगा, यानी कि हेल्थ आईडी जो है वो यहाँ जारी की जाएगी। इसका उद्देश्य डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और कल्याणकारी योजनाओं की पारदर्शी एवं लक्षित डिलीवरी को भी मजबूत करना है। यानी कि इसे शुरू करने का जो उद्देश्य है वो डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफर है और साथ ही कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उन्हें पारदर्शी और लक्षित डिलीवरी की को मजबूत उनको करना है। यानी कि जो भी योजनाएं हैं उनका जो लाभ है वो ऐसे लोगों को मिल सके। कुल मिलाकर हाल ही में किस देश के साथ भारत ने रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहित 10 महत्वपूर्ण समझौतों ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान या फिर वियतनाम। इनमें से कौन सा देश है जिसके साथ भारत ने रक्षा और समुद्री सुरक्षा के साथ साथ 10 और महत्वपूर्ण समझौते जो मुद्दे हैं उनके समझौते यानी उनके MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? दो देशों ने मिलकर। एक भारत है और एक कौन सा देश है? तो एक है आपका न्यूजीलैंड। भारत ने किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो न्यूजीलैंड के साथ MOU पर हस्ताक्षर यहाँ किए हैं। भारत न्यूजीलैंड ने 10 महत्वपूर्ण MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। अब इन के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? यानी जो प्रमुख क्षेत्र हैं MOU के हस्ताक्षर किए हैं जिन पर, तो रक्षा, समुद्री सुरक्षा और हाइड्रोग्राफी, ये कुछ मुख्य क्षेत्र हैं। दोनों देशों ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की भी शुरुआत यहाँ की है। रोड मैप टू 2030 यहाँ लॉन्च किया गया है। द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य है। रोड मैप टू 2030 का मतलब यही है कि दोनों तरफ से द्विपक्षीय यानी कि दोनों तरफ से, भारत की तरफ से भी और न्यूजीलैंड की तरफ से भी जो व्यापार है उसे दोगुना करने का लक्ष्य है 2030 तक। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? तो क्रिस्टोफर लक्सन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी यास्तिका भाटिया ने हाल ही में किस ऐतिहासिक मैदान पर शतक जड़कर इतिहास रचा है? जो यास्तिका भाटिया हैं ये क्रिकेट खिलाड़ी हैं भारत की, और इन्होंने कौन सा किस ऐतिहासिक मैदान पर जो है अपना वो शतक जड़ा है और ये एक इतिहास बनाया है? मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, लॉर्ड्स लंदन, वानखेड़े स्टेडियम या फिर ईडन गार्डन। ये लॉर्ड्स जो है ये लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड है जो कि कहाँ है? लंदन में है। तो इसमें से कौन से क्रिकेट ग्राउंड पर इन्होंने ये इतिहास रचा है? तो इन्होंने ये जो इतिहास रचा है वो रचा है लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में। कहाँ? लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में। यास्तिका भाटिया ने लॉर्ड्स में टेस्ट शतक लगाया है। लॉर्ड्स पर टेस्ट शतक लगाने वाली ये पहली महिला बनी है, यानी कि लॉर्ड्स जो क्रिकेट ग्राउंड है उस पर शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। इंग्लैंड के विरुद्ध इन्होंने 113 रन की पारी खेली है और जो 113 रन है वो इन्होंने 145 बॉलों में यहाँ बनाए हैं।
लॉर्ड्स को होम ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। जो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड है उसे क्या कहा जाता है? होम ऑफ क्रिकेट। यास्तिका का नाम लॉर्ड्स ऑनर्स बोर्ड में दर्ज हुआ है। लॉर्ड्स ऑनर बोर्ड क्या है? ये एक लकड़ी का बोर्ड होता है वहां क्रिकेट ग्राउंड में, उस पर इनका नाम क्या हुआ है? दर्ज हुआ है। भारत ने लॉर्ड्स में पहला महिला टेस्ट भी जीता है। भारत ने जो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड है वहां पर ये पहला महिला टेस्ट जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संगठन, ये है संगठन, को बेस्ट इग्मोंट केस अवार्ड यानी BECA 2026 में रनर अप चुना गया है? इनमें से कौन सा संगठन है जिसे बेस्ट एग्मोंट केस अवार्ड यहाँ पर दिया गया है? FIUIND क्या है? तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। ये क्या है? इसका पूरा नाम है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, और आगे जो है उसका मतलब है इंडिया। तो ये कौन किसे मिला है? तो ये मिला है आपका FIU इंडिया यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया को बेस्ट इगोमेंट केस अवार्ड 2026 में रनर अप चुना गया है। क्या चुना गया है? रनर अप चुना गया है। इसका जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई है? तो इसकी जो स्थापना है वो भारत सरकार के द्वारा की गई है। कब की गई थी? तो 2004 में। इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? 2004 में भारत सरकार के द्वारा इसकी जो स्थापना है वो की गई थी। काम क्या करती है ये? तो काम इसका ये है, जैसे मनी जो लॉन्ड्रिंग होती है, जो टूरिस्ट फाइनेंसिंग होती है, यानी कि जो अपराधों से संबंधित या कह सकते हैं जो 2 नंबर से संबंधित जो फाइनेंशियल जो चीजें होती हैं उनको जो देखता है वो यही देखता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। इसी का ही काम होता है, जो मनी लॉन्ड्रिंग या टूरिस्ट फाइनेंसिंग जैसी जो चीजें होती हैं उनका देखने का काम यही इसी का होता है। आगे इससे संबंधित है जानकारी। सम्मान साइबर धोखाधड़ी व मनी लॉन्ड्रिंग केस के लिए मिला है। इसे जो रनर अप में चुना गया है इस अवार्ड के लिए, वो किस लिए चुना गया है? तो साइबर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के केस के लिए इसे ये जो सम्मान है, ये जो अवार्ड है, ये मिला है। पुरस्कार बाकू अजरबैजान में प्रदान किया गया। जो पुरस्कार है ये कहाँ मिला है? बाकू अजरबैजान में ये पुरस्कार इन्हें मिला है। FIU इंडिया की स्थापना 2004 में हुई है। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है। एगमोंट ग्रुप विश्व के फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का एक नेटवर्क है। नेक्स्ट है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD जिसे आप कहते हैं, ने जुलाई 2026 में अपना कौन सा वार्षिक दिवस मनाया है? जो CPWD है इसने अपना जुलाई 2026 में कौन सा वार्षिक दिवस मनाया, यानी कि कौन से नंबर का वार्षिक दिवस मनाया है? तो ये आपको यहीं पर दिखाई दे गया है, 172वां। कौन सा मनाया है? तो 172वां वार्षिक दिवस इन्होंने अपना मनाया है। आगे इससे संबंधित जानकारी है। 172वां वार्षिक दिवस मनाया है। स्थापना कब हुई थी इसकी? तो 1854 में इसकी स्थापना हुई थी और भारत की प्रमुख सरकारी निर्माण एजेंसी है। जो CPWD है ये भारत की एक प्रमुख सरकारी निर्माण एजेंसी है। CPW आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। काम क्या है CPWD का? जो काम है वो क्या है? तो जो भी सरकारी भवन होते हैं, जो भी सरकारी अस्पताल हैं, जो भी सरकारी कार्यालय हैं, यानी कि जितने भी सरकारी भवन के अंदर ऐसी जो चीज़ें आती हैं, हॉस्पिटल हुए, गवर्नमेंट सरकारी ऑफिस हुए, सरकारी जो रहने के आवास हैं, और साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग में सीमा अवसंरचना का निर्माण करता है। साथ ही इनके रखरखाव का, इनकी डिजाइनिंग का जो काम है वो कौन करता है? CPWD के द्वारा ही ये काम
किया जाता है। मुख्यालय किसका? केंद्र सरकार का। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है इसका? तो नई दिल्ली में ही इसका मुख्यालय है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग है, क्योंकि तो इसीलिए ये जितने भी केंद्र सरकार के सरकारी भवन हैं, जितने भी वहाँ के राजमार्ग हैं, जितने भी सीमा आवरण हैं, उनके डिजाइनिंग, उनका रख रखाव, टोटल काम इसके द्वारा किया जाता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा सुमन रोड मैप 2030 का मुख्य लक्ष्य क्या है? स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा से शुरू किया गया सुमन रोड मैप 2030, तो इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? डिजिटल स्वास्थ्य साक्षरता बढ़ाना, मातृ मृत्यु दर को 70 से नीचे करना, निजी अस्पतालों को बढ़ावा देना, या फिर टीकाकरण अभियान। इसमें से इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका जो मुख्य लक्ष्य है वो है मातृ मृत्यु दर को 70 से नीचे लाना। मातृ मृत्यु दर यानी MMR, जिसे आप कहते हैं इंग्लिश में, उसे 70 से नीचे लाना है। MMR का मतलब है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। क्या है? मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, ये है MMR की फुल फॉर्म। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो यानी मातृ मृत्यु दर को 70 से नीचे लाना है, ये इसका मुख्य जो है वो लक्ष्य है। सुमन रोड मैप 2030 स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया है। लक्ष्य क्या है? तो MMR यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को 70 से कम करना, साथ ही सुरक्षित मातृत्व व नवजात शिशु की देखभाल पर भी ये जोर देता है। सुमन का पूर्ण रूप यानी जो ये सुमन है इसका पूरा नाम क्या है? तो सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, ये है इसका पूरा नाम। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो शुरुआत इस योजना की 2019 में हुई थी, लेकिन इस योजना, ये जो सुमन योजना है, सुमन योजना की शुरुआत 2019 में हुई थी, लेकिन सुमन रोड मैप जो 2030 है, इसे जो शुरू किया गया है, इसे जो जारी किया गया है, वो अभी जुलाई में ही किया गया है। इसका लक्ष्य क्या है इस योजना का? तो जीरो प्रिवेंटेबल मैटरनल एंड न्यूबॉर्न डेथ, ये इसका मुख्य लक्ष्य है। यानी कि माँ की भी और जो नवजात शिशु है उसकी भी जो मृत्यु है, दोनों की, उनकी मृत्यु को कम करना, 0 पर लाना, ताकि माता की और जो बच्चा है उसकी जो जान है वो ना जा सके। ये इसका मुख्य लक्ष्य है इस योजना का। हाल ही में भारत के किस राज्य में दुर्लभ ऑस्ट्रेलियन ग्रास आउल देखी गई है? ये है जिसे जो दुर्लभ ऑस्ट्रेलियन ग्रास आउल है, भारत के किस राज्य में इसे देखा गया है? केरल, पश्चिम बंगाल, असम या फिर उत्तराखंड। तो इसे जो देखा गया है वो देखा गया है असम में। कौन से राज्य में इसे देखा गया है? तो असम राज्य के अंदर इसे देखा गया है। ये रही इससे संबंधित जानकारी। दुर्लभ ऑस्ट्रेलियन ग्रास आउल पहली बार असम में दर्ज की गई है। ये खोज काजीरंगा कार्बी आंगलोंग परिदृश्य में हुई है। इसकी जो खोज हुई है वो कहाँ हुई है? काजीरंगा के कार्बी आंगलोंग परिदृश्य में हुई है। ये एक रात्रिचर शिकारी पक्षी है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत ही फेमस है। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। और जो आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है, इसे 1974 में राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था? 1974 में इसे राष्ट्रीय नेशनल पार्क का दर्जा मिला था, और 1985 में इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दर्ज किया गया था या शामिल किया गया था। ये आपको याद रखना है। कब शामिल किया गया था? 1985 में। काजीरंगा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में आता है। राज्य कौन सा है? असम है। राजधानी क्या है यहाँ की? दिसपुर यहाँ की राजधानी है। नेक्स्ट है, किस भारतीय संस्थान ने MSME की
प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए QCI यानी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है। भारत का कौन सा संस्थान है जिसने MSME की जो प्रतिस्पर्धात्मकता है उसे बढ़ाने के लिए QCI के साथ समझौता किया है? NSIC, SIDBI, नाबार्ड या फिर LIC? तो ये है आपका NSIC जिसने QCI के साथ समझौता यहाँ पर किया है। अगर हम बात करें सिडबी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना है वो 1990 में हुई थी। कब हुई थी? 1990 में, 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। और अगर हम बात करें इसके नाम की तो इसका नाम है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है, 1990 में। और अगर हम बात करें नाबार्ड की जो स्थापना है वो कब हुई थी? अगर हम बात करें नाबार्ड की तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। और नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, ये है इसका पूरा नाम। जो आपका सिडबी है ये काम क्या करता है? तो जो सिडबी है इसका काम ये है कि जो लघु उद्योग हैं या जो आप कह सकते हैं जो मध्यम व्यवसाय हैं, जो छोटे या मध्यम व्यवसाय हैं, उन्हें ऋण देने का काम करता है, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करता है। और साथ ही जो आपकी MSME है इसे क्या करता है? MSME के क्षेत्र को बढ़ावा देता है। और अगर हम बात करें LIC की तो LIC की जो स्थापना है वो 1956 में हुई थी। कब हुई थी? 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। इनके नाम भी आपको याद रखने हैं, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। NSIC ने QCI के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। हस्ताक्षर क्यों किए हैं? तो MSME की गुणवत्ता व प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। MSME में क्वालिटी सर्टिफिकेशन को यहाँ बढ़ावा मिलेगा। NSIC की स्थापना 1955 में हुई है। NSIC का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। NSIC MSME मंत्रालय के अधीन एक मिनी रत्न CPSC है। QCI की स्थापना 1997 में हुई है। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रही भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन। भारत की सबसे पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस तकनीक पर आधारित है? सौर ऊर्जा, शून्य उत्सर्जन, डीजल इलेक्ट्रिक या फिर कोयला आधारित? तो ये जो ट्रेन है ये किससे चलेगी? हाइड्रोजन से चलेगी। किस पर आधारित है? शून्य उत्सर्जन पर आधारित है। यानी कि ये क्या करेगी? जो कार्बन है उसका उत्सर्जन बिल्कुल जीरो है। कार्बन का जो उत्सर्जन है ये ट्रेन नहीं करने वाली है क्योंकि ये एक हाइड्रोजन संचालित ट्रेन है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से संचालित है, शून्य उत्सर्जन और केवल पानी वाष्प उप उत्पाद के रूप में ही निकालेगी। पर्यावरण के अनुकूल और स्वच्छ ऊर्जा समाधान है। ये इससे संबंधित जानकारी है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जीरो एमिशन यानी शून्य उत्सर्जन तकनीक पर आधारित है। ईंधन के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग करेगी। उत्सर्जन में केवल जल वाष्प ही निकालती है। ये जो ट्रेन है ये उत्सर्जन में केवल बाहर क्या निकालेगी? जल वाष्प ही निकालेगी। परियोजना भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू की गई है। इसका जो संचालन है यानी कि ये जो ट्रेन है ये कहाँ चलेगी? तो जिंद से सोनीपत हरियाणा रूट पर ये चलाई जाएगी। कहाँ? जिंद से सोनीपत हरियाणा में ये ट्रेन चलाई जाएगी। ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को बढ़ावा ये देती है। ग्रीन हाइड्रोजन एक स्वच्छ और सतत भविष्य की ओर। तो ये थे हमारे
आज की क्लास के क्वेश्चन। और अगर हम बात करें इस ट्रेन का नाम क्या है, ये जो ट्रेन है जो चलाई जा रही है हाइड्रोजन से, ग्रीन हाइड्रोजन से जो ये ट्रेन चलाई जा रही है, इसका नाम क्या है? तो नमो ग्रीन रेल। इस ट्रेन का जो नाम है वो है आपका नमो ग्रीन रेल। नमो ग्रीन रेल, ये है इस ट्रेन का नाम। ठीक है, कहाँ से कहाँ चलेगी? जिंद सोनीपत हरियाणा में ये ट्रेन चलने वाली है। तो ये थे क्वेश्चन हमारी क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर करके कमेंट करके बताएं। ये है हमारा यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें। और ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। अगर आप चाहते हैं इस क्लास का पीडीएफ, तो आपको जो पीडीएफ है इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। तो आपको क्लास कैसी लगी ये आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही इस क्लास को और इस यूट्यूब चैनल को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।